मैं पोकर बिजवाल ग्लोब एकेडमी माध्यमिक विद्यालय बाड़मेर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। संपूर्ण देश के अंदर लॉकडाउन और एक धारा 144 के अनुपालना के अंदर हम विद्यालय गतिविधियों को संचालित नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए ऑनलाइन क्लासों के माध्यम से विद्यार्थियों को विशेष सामग्री अध्ययन सामग्री घर तक पहुंचाने के हेतु इन कक्षाओं का आयोजन कर रहे हैं। तो विद्यार्थियों से मैं निवेदित रहूँगा कि आप अपने घर पर ही अपनी एक नोटबुक तैयार करके इन अध्ययन सामग्री का सही सदुपयोग करें। चलिए, मैं आज कक्षा 10वीं की प्रथम इकाई स्वर्णिम भारत जो प्रारंभ से लेकर के 1206 ईस्वी तक है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। आइए बात करते हैं हम आज की इस प्रथम इकाई की, जिसका नाम है स्वर्णिम भारत। स्वर्णिम भारत प्रारंभ से लेकर के 1206 तक। ये काल कहलाता है स्वर्णिम भारत। स्वर्णिम भारत कैसे कहलाता है? हमारा भारत प्राचीन समय से ही भारत का इतिहास गौरवशाली इतिहास रहा है, क्योंकि भारत एक विश्वगुरु और भारत सोने की चिड़िया नामक आदि उपमाओं से विश्व विख्यात रहा है। तो इसलिए भारत अपनी प्राचीन संस्कृति और सभ्यता को आज भी अनावरत रूप से बनाए रख रहा है। तो हम बात करते हैं इसकी प्रारंभिक काल से, जिसके अंदर पहला प्रारंभिक शुरुआत कहाँ से होती है? सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु घाटी सभ्यता, जहाँ पर जब हमारे को विभिन्न प्रकार के इस बारे में जानकारी हमारे को कैसे मिली? इतिहासकारों ने, भूगोलवेताओं ने जब इस सभ्यताओं की खोज की, उत्खनन कार्य किया, तो उस उत्खनन कार्य से हमें ज्ञात होता है कि एक सिंधु घाटी सभ्यता थी, जिसका काल 2300 ईसा पूर्व से लेकर के 1700 ईसा पूर्व तक का समय माना जाता है। इसके बाद में आता है सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में जैसे उसका पतन हुआ तो वैदिक काल की शुरुआत होती है। वैदिक काल, जिसका समय 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस वैदिक काल के दो भाग थे, जिसके अंदर पहला ऋग्वैदिक काल था, जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक का काल माना जाता है, और दूसरा था उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल जो 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, महाभारत, रामायण आदि कालों को हम स्वर्णिम भारत के नाम से जाना जाता है। इस काल के अंदर क्या हुआ? इन सभ्यताओं के अंदर यहाँ के लोग थे जो व्यापार करते थे, और व्यापार के उद्देश्य से इन्होंने विदेशों की यात्रा करनी शुरू की, और ये विदेशों के साथ में अपना व्यापार करने के लिए जाते थे। तो वहाँ पर जाते जाते साथ में हमारे देश की संस्कृति वहाँ जाती थी, इसलिए हमारा सांस्कृतिक और राजनीतिक दोनों प्रकार के सभ्यताओं का और दोनों प्रकार से उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित वहाँ पर किया। तो इस प्रकार से जो यहाँ से भारत छोड़ करके विदेशों के अंदर भारतीय व्यापारी जाते थे, जो समुद्र यात्रा किया करते थे, तो ऐसी स्थिति के अंदर भारतीय व्यापारियों ने समुद्र पार भी अपना साम्राज्य स्थापित किया। तो उन साम्राज्य पार जिन प्रदेशों को या साम्राज्य को जहां पर स्थापित किया, उन क्षेत्रों को नाम दिया गया द्वीपांतर कहा गया। क्या कहा गया? द्वीपांतर। द्वीपांतर किसे कहा जाता है? समुद्र पार भारतीय प्रदेश। समुद्र पार भारतीय प्रदेश। समुद्र पार भारतीय प्रदेश, जहां पर भारतीय लोगों ने सांस्कृतिक और राजनीतिक साम्राज्य स्थापित किया, उनको द्वीपांतर के नाम से जाना जाता है, जिसके अंदर नाम आता है जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, मलेशिया, श्याम, कंबोडिया आदि कई देश, जिन प्रदेशों के अंदर भारतीय लोग वहां पर गए और अपना साम्राज्य स्थापित किया, इसलिए वो भारत अखंड भारत के अंग बन गए। इस द्वीपांतर के बाद में हमारे सिंधु सभ्यताओं के बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का आविष्कार हुआ, जैसे कि मानते हैं हम उत्तर वैदिक काल के अंदर लोहे का आविष्कार हुआ।
किसका आविष्कार हुआ? लोहे का। लोहे के आविष्कार की वजह से कई सारे परिवर्तन हुए, यानी क्रांतिकारी परिवर्तन। लोग जो पहले स्थान थे, लोगों ने एक स्थान पर रहना शुरू किया और विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करना शुरू किया। ऐसी स्थिति से वर्ग संघर्ष हुए और समूह और जो जन थे, जो छोटे छोटे क्षेत्र थे, वो मिलकर के जनपद बन गए और जनपदों का समूह महाजनपद कहलाया। क्या कहलाया? महाजनपद। इस महाजनपद के बारे में हमारे को जानकारी सर्वप्रथम मिलती है तो इस महाजनपद का उल्लेख हमारे को कहां से मिलता है? महाजनपदों का उल्लेख तो मैं बता दूं, महाजनपदों के बारे में हमारे को जानकारी मिलती है तो जानकारी हमारे को मिलती है, एक ग्रंथ है बौद्ध धर्म का ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से। किस ग्रंथ से मिलती है? अंगुत्तर निकाय, जो बौद्ध धर्म से संबंधित था ग्रंथ, बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ था, संबंधित ग्रंथ था। इससे हमारे को महाजनपदों के बारे में मिलती है उल्लेख। कितने महाजनपदों के बारे में? 16 महाजनपदों के बारे में उल्लेख मिलता है। और इसके 16 महाजनपद और इसके साथ साथ में इसी ग्रंथ के अंदर 10 गणराज्यों का उल्लेख भी मिलता है। ठीक है, तो हम आइए बात करते हैं ये महाजनपद जो हमारे उत्तर भारत के अंदर स्थापित हुए। कौन से भारत के अंदर? उत्तर भारत के अंदर इस महाजनपदों का विकास हुआ और ये शक्तिशाली स्वतंत्र राज्य स्थापित हुए जिसको महाजनपद कहा जाता है। और इसके बाद हम बात करते हैं महाजनपदों की। किसकी बात करते हैं? महाजनपदों की बात करते हैं। जनपद काल, हम बात करते हैं महाजनपद काल। महाजनपद काल जो माना जाता है वो माना जाता है जैसे वैदिक काल समाप्त हुआ, यानी 600 ईसा पूर्व तक वैदिक काल था, तो 600 ईसा पूर्व से लेकर के 325 ईसा पूर्व तक का जो समय है वो माना जाता है महाजनपद काल माना जाता है। अब महाजनपद काल को अंदर जो हमारे को जानकारी मिलती है, जिसके अंदर जो जनपदों से महाजनपद बने, उत्तरी भारत के अंदर इन महाजनपदों की स्थापना हुई। तो हमने इसके अंदर महाजनपदों की जानकारी हमारे को किन स्रोत से मिलती है? स्रोत का नाम लिखना है आपको कॉपी के अंदर। स्रोत महाजनपद की जानकारी तो हमारे इसके अंदर लिखेंगे 16 महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध धर्म के ग्रंथ अंगुत्तर में मिलता है। कहाँ मिलता है? अंगुत्तर निकाय में मिलता है। और एक जैन धर्म है, जैन ग्रंथ है, उस जैन ग्रंथ का नाम क्या है? भगवती सूत्र। इसको नोट कर देंगे आप कॉपी के अंदर, आपको पूछा जा सकता है। 16 महाजनपदों को लेकर सबसे महत्वपूर्ण अंगुत्तर निकाय है। इसके अंदर 16 महाजनपदों के बारे में हमारे को जानकारी प्राप्त होती है। तो अब इसके अंदर पढ़ेंगे, देखेंगे कि ये 16 महाजनपद कौन कौन से थे और कहाँ कहाँ स्थित थे, इसके बारे में हमारे को जानकारी हम मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। चलिए, मैप, भारत का मैप विशेष तौर पर मैं बनाना चाहूंगा यहाँ पर। मेरा है, लेकिन इमेजिंग करना है ये हमारा भारत है, ये भारत का मैप। इसके अंदर 16 महाजनपदों के बारे में हम पढ़ेंगे। 16 महाजनपद कैसे हैं आपको यहाँ पर मैं नोट लिख देता हूँ। इसके अंदर महाजनपद और उसकी राजधानियाँ, महाजनपद व उनकी राजधानियाँ। कौन कौन सी है इसके बारे में पढ़ेंगे। 16 महाजनपद। चलिए बात करते हैं सबसे पहला, एक नंबर। सबसे पहले 2 ऐसे महाजनपद थे जो भारत से बाहर थे। पहला महाजनपद, इसका नाम है कंबोज। क्या नाम है? कंबोज। दूसरा सबसे बाहर से बाहर महाजनपद कौन सा था? उसका नाम है गांधार। ये 2 महाजनपद बाहर से बाहर थे। इसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पर
एकमात्र जो दक्षिणी भारत में स्थित महाजनपद था जिसका नाम था अस्मक। कौन सा महाजनपद दक्षिणी भारत में था? एकमात्र दक्षिणी भारत में अस्मक था, बाकी सारे के सारे उत्तर भारत में स्थित थे, यानी इस रेखा से ऊपर की ओर। अस्मक के बाद में यहाँ पर ऊपर ही एक आता है अ से अवंती, मध्य प्रदेश की सीमा लगती है यहाँ पर अवंती। और अवंती के बाद में यहाँ पर हम बात करेंगे जो हमारे राजस्थान से रिलेटेड है। राजस्थान के अंदर था मत्स्य जनपद, और इसके पास में यहाँ पर था जो उदय जिसके उत्तर प्रदेश के अंदर सुरसैन, और इधर ही इसके ऊपर सातवां जो जनपद है जो कुरु कुरु जनपद, ये जनपद। और इसके बाद में हम बात करते हैं 7 जनपद हो गए, 16 में 7 के पीछे 9 बचे। 9 जनपदों को हम एक अच्छे कीवर्ड से याद करेंगे। इधर ऊपर था एक पी 8 नंबर, 9 नंबर के पर लिख लेता हूं के, 10 नंबर एम, फिर 11 नंबर के और 12 नंबर एम, और इसके बाद में 13 नंबर यहाँ पर लिख देते हैं वी, और 14 नंबर लिख देते हैं सी, और 15 नंबर फिर लिख देते हैं वी, और 16 नंबर यहाँ पर लिख देते हैं ए। इस कीवर्ड के आधार पर, यानी पी के एम के एम, याद रखना के एम ऊपर पी लिख देना, और उसके बाद में इधर वीसी और इधर वीए। इसके आधार पर हम इन कीवर्डों के आधार पर याद करेंगे, क्योंकि महानपद जनपद 16 एकदम याद नहीं होती। पी के, मेरा शॉर्ट नेम याद रख सकते हैं, मेरा पी के, जैसे पी से पांचाल, पी से कौन सा महाजनपद पांचाल, के से यहां पर महाजनपद आता है कौशल, कौशल महाजनपद, और इधर एम से मल महाजनपद, और इसके बाद में यहां पर के काशी, और इधर एम से मगध, इधर वी से वज्जी, और इधर ए से अंग। इधर वी से हम इसके बारे में बात करेंगे, ये वत्स, और इधर सी से चेदी। ये हो गए हमारे कितने महाजनपद? 16 महाजनपद। अब 16 महाजनपदों के बाद में हम बात करते हैं इनकी राजधानियों की। तो एक बार और पुनः देख लीजिए, भारत से बाहर 2 महाजनपद कौन से थे? कंबोज और गांधार। ये कंबोज अफगानिस्तान और जम्मू कश्मीर की सीमाएं लगती थी। गांधार ये पाकिस्तान के क्षेत्र के अंदर आ गया। दक्षिण भारत के अंदर केवल एकमात्र अस्मक, उसके बाद में ऊंचा अ से अवंती। राजस्थान के अंदर मत्स्य, सुरसैन और कुरु तीनों का संबंध है। और इसके बाद में हमारे इस कीवर्ड के माध्यम से पी के एम के एम, पी के एम के एम, यानी पी यानी पांचाल, के यानी कौशल, एम यानी मल, के यानी काशी, एम यानी मगध, वी सी वी ए, वी यानी वत्स, सी यानी चेदी, वी यानी वज्जी, ए यानी अंग। अब इनकी राजधानी पढ़ेंगे, कैसे याद रखना है? कंबोज, कंबोज की राजधानी हाटक, कंबोज की राजधानी क्या है? हाटक। गांधार की राजधानी तक्षशिला, गांधार की राजधानी क्या है? तक्षशिला। गांधार, तक्षशिला। अस्मक, अस्मक की बात में करते हैं, अस्मक की राजधानी है पोतन या पोटली, अस्मक की राजधानी है। इसके बाद बात करते हैं अवंती की। अवंती 2 भागों में विभाजित था, एक उत्तरी अवंती और दूसरा दक्षिणी अवंती। उत्तरी की राजधानी थी उज्जैन, उत्तरी की उज्जैन, और दक्षिणी की राजधानी थी महिष्मती। अवंती की उत्तरी उज्जैन, दक्षिणी की महिष्मती थी। इसके बाद बात करते हैं मत्स्य की। मत्स्य की राजधानी मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी विराटनगर, विराटनगर। इसके बाद में सुरसैन, सुरसैन की राजधानी थी मथुरा। कुरु, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, कुरु की राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ। और अब इसके बाद में आ जाते हैं हम इस छोटे वी और सी की।
वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी, वत्स कौशाम्बी। चेदी, चेदी की राजधानी थी शक्तिमती, चेदी शक्तिमती। इसके बाद में आ जाते हैं, हम बात करते हैं पांचाल की। पांचाल भी उस समय दो भागों में विभक्त था, ऊपर वाला उत्तरी, नीचे वाला दक्षिणी। उत्तरी पांचाल की राजधानी थी अहिछत्र, क्या राजधानी थी? अहिछत्र। और दक्षिणी पांचाल की राजधानी थी काम्पिल्य, काम्पिल्य, दक्षिणी पांचाल की राजधानी। और उसके बाद आता कौशल, कौशल जिसकी आरंभिक राजधानी थी अयोध्या, लेकिन ये बुद्ध के काल में ये दो भागों में विभाजित हो गया। कौशल भी उत्तरी कौशल और दक्षिणी कौशल। उत्तरी कौशल की राजधानी मिलती है साकेत और दक्षिणी कौशल की राजधानी मिलती है श्रावस्ती। ठीक है, उत्तरी कौशल भी दो भागों में बंटा हुआ था। उसके बाद में हम बात करते हैं मल की। मल की कुशीनगर राजधानी है और इसको पावा भी थी, जिसका संबंध हमारा रहा महात्मा बुद्ध के निर्वाण से, निर्वाण यानी मृत्यु से संबंधित स्थल। इसके बाद में ये एम हो गया, एम के बाद में आ गया के, काशी। काशी की राजधानी है वाराणसी, काशी की राजधानी क्या है? वाराणसी। मगध सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली महाजनपद, जिसकी राजधानी गिरिव्रज या राजगृह, ये राजधानी थी इसकी। और इसके बाद में हमारा आता है वीए, वज्जी। वज्जी की राजधानी विदेह या मिथिला, वज्जी की। और अंग, अंतिम और अंग की राजधानी थी चंपा। ये हो गए कुल मिला के कितने? 16 महाजनपद और उसकी राजधानियां। एक बार पुनः देखिए, कंबोज की राजपुर भी राजधानी मिलती है, और हाटक, हाटक मुख्य राजधानी, गांधार की तक्षशिला, असमत की पोतन या पोटली। उसके बाद में अवंती दो भागों में विभाजित था, उत्तरी अवंती उज्जैन, दक्षिणी अवंती महिष्मती। मत्स्य की विराटनगर, सुरसैन की मथुरा, कुरु इंद्रप्रस्थ। राजस्थान से संबंधित मुख्य दो जो महाजनपद है मत्स्य और सुरसैन। पूछा जाता है कि राजस्थान से संबंधित महाजनपद कौन से थे, तो मत्स्य और सुरसैन। कुरु, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। ये मथुरा को यूनानियों के द्वारा मैथुरा भी कहा जाता था, मथुरा को। और सुरसैन को सुरसैनोई के नाम से भी यूनानियों ने इसको बताया है। उसके बाद में बात करते हैं वत्स की कौशाम्बी, चेदी की शक्तिमती। पांचाल दो भागों में, उत्तरी पांचाल अहिछत्र, दक्षिणी काम्पिल्य। कौशल अयोध्या राजधानी, लेकिन बुद्ध काल के अंदर दो भागों में कौशल विभाजित हुआ, उत्तरी कौशल की राजधानी साकेत और दक्षिण कौशल की राजधानी श्रावस्ती। मल कुशीनगर, पावा, और मल के बाद में आता है काशी, काशी की वाराणसी, और मगध, मगध की गिरिवज्र और राजगृह। वज्जी, वज्जी की विदेह मिथिला, और अंग, अंग की चंपा राजधानी थी। ये थे 16 महाजनपद। ये महाजनपद 16 महाजनपदों के अंदर जो शासन व्यवस्था थी वो दो प्रकार की शासन व्यवस्था थी। यानी शासन व्यवस्था मैं यहाँ पर बात करता हूँ, शासन व्यवस्था। इन महाजनपदों के अंदर शासन व्यवस्था थी वो दो प्रकार की थी। यानी दो प्रकार की शासन व्यवस्था कैसी? एक थी राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, राजतंत्रात्मक, और दूसरी थी गणतंत्रात्मक, गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था वाले दो महाजनपद थे, एक था मल और दूसरा था वज्जी। इन दोनों क्षेत्रों के अंदर गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी और दूसरे सभी के अंदर राजशाही थी। इसके अंदर एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इतने 16 महाजनपदों के अंदर प्रमुख महाजनपद यानी सबसे प्रमुख यानी शक्तिशाली, तो प्रमुख महाजनपद कौन कौन से थे? तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्रमुख महाजनपद। प्रमुख महाजनपद कौन कौन से थे? तो 4 प्रमुख महाजनपद थे। तो उसके अंदर सबसे पहला नाम आता है मगध का, मगध सबसे शक्तिशाली था। उसके बाद में नाम आता है कौशल का, कौशल के बाद में नाम आता है वत्स का, और वत्स के बाद एक नाम है आता है अवंती। तो ये 4 जो महाजनपद थे वो सबसे शक्तिशाली थे। मगध जिसकी राजधानी गिरिव्रज राजगृह, कौशल अयोध्या या श्रावस्ती जो अंत में थी, और उसके बाद में था
वत्स कौशाम्बी और उत्तरी अवंती उज्जैन और दक्षिणी अवंती महिष्मति। ये थे हमारे मुख्य महाजनपद और उसकी राजधानियां। इसके साथ साथ में हमारे को महाजनपद काल के जिसके अंदर हमारे को उल्लेख मिला था, किसमें हम बात करते हैं उस गणराज्यों की, 10 गणराज्यों का उल्लेख भी अंगुत्तर निकाय के अंदर मिलता है। कितने? 10 महाजनपदों का, गणराज्यों का, सॉरी, उस गणराज्यों के बारे में हम भी बात कर लेते हैं आज साथ साथ में। तो हमारा एक अध्याय यहाँ पर टॉपिक आज पूरा हो जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से अपने नोटबुक के अंदर उतार करके अच्छे तरीके से इसको राजधानी याद करें। तो यहाँ पर मैं बात करता हूं गणराज्यों की। प्रमुख गणराज्य जो महाजनपद काल के दौरान थे, तो प्रमुख गणराज्य कौन कौन से थे? ये 10 गणराज्य थे। कितने गणराज्य थे? 10 गणराज्य। 10 गणराज्यों के अंदर नाम लिखता हूं मैं। 10 गणराज्य कौन से थे? चलिए बताते हैं। सबसे पहला गणराज्य जिसका नाम था कपिलवस्तु। कपिलवस्तु के शाक्य, कपिलवस्तु के शाक्य। दूसरा सुसुमारगिरी, सुसुमारगिरी के भाग। तीसरा अलकप, अलकप के बुल्ली। चौथा केशपुत, केशपुत के कालाम, केशपुत के कालाम। पांचवा रामग्राम, रामग्राम के कोलिय, रामग्राम के कोलिय। छठा वैशाली, वैशाली के लिच्छवी। सातवां कुशीनगर, कुशीनगर के मल। और आठवां पावा, पावा के मल। और इसके साथ साथ में नवा आता है पीपलीवन, पीपलीवन के मौर्य। और 10वां आता है मिथिला, मिथिला के विदित। ये 10 गणराज्य थे जो महाजनपद काल के अंदर थे। इस तरीके से हमारा ये पहला महाजनपदों के बारे में जानकारी का ये टॉपिक पूरा होता है। आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छा लगा होगा। आप अपने अनुभव और कमेंट्स अपने हमारे साथ में शेयर भी करें और अपने कॉपी के अंदर इसको उतार करके अच्छे तरीके से याद करें।